ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात हो रही है आज पहले फेज के इलेक्शन की। 15 जिलों की 73 विधानसभा सीटों पर 839 उम्मीदवारों की किस्मत आज दांव पर लगी है और आज इनकी किस्मत ईवीएम मशीन में बंद हो जाएगी। चर्चा करने के बेहद खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इंडिया वॉइस के एडिटर इन चीफ अनिरुद्ध सिंह हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा नरेंद्र श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, लखनऊ स्टूडियो से जुड़ गए हैं, और प्रभात त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ स्टूडियो से। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही अनुज शुक्ला हमारे साथ बने हुए। सीधा रुख सबसे पहले अनुज शुक्ला आपका, फिलहाल हालात क्या समझ में आ रहे हैं और अब तक जो मतदान का जो प्रतिशत है वो कितना है, ताजा अपडेट क्या है? हाँ बिल्कुल, देखिए जो रिसेंट आंकड़े हैं वो 1 बजे फिर से जारी होंगे प्रशासन की तरफ से, लेकिन जो जानकारी मिल रही है 30 से 32% के आसपास मतदान हो चुका है। चूंकि अच्छा खासा वक्त बीत चुका है मतदान शुरू होने के बाद। अगर हम सियासी समीकरण की बात करें, रुझान की बात करें, तो जो जानकारी मिल रही है न केवल गौतम बुद्ध नगर बल्कि आसपास के जिलों से भी, उसमें किसी एक पार्टी को स्पष्ट आने वाले समय में बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हाँ। सभी पार्टियों ने, भले भारतीय जनता पार्टी हो, बीएसपी हो, सपा हो और सपा कांग्रेस का गठबंधन हो, सबने पूरी ताकत झोंकी थी, लेकिन उसके बावजूद हाँ इन सब के बीच आरएलडी, चूंकि जाट वोट बैंक जो नाराज बताया जा रहा है बीजेपी से, वो आरएलडी की तरफ फिर से वापस आ रहा है और ऐसे में आरएलडी को फायदा हो सकता है। कुछ मतदाता हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अनूप, हाँ। उनसे जानते हैं। सर आप मुझे बताइए, आप बुजुर्ग हैं, आपने बहुत चुनाव भी देखे होंगे, सियासत को और सियासी नेताओं को भी करीब से देखा होगा। आपको क्या लगता है, आपने क्या सोचकर मतदान किया है, विजन क्या है आपका? देखिए, मैं तो सोचा जो ज्यादा आजकल क्या हो रहा है ये नहीं वो क्या कह रहे मोदी जी का जो होता है ना, क्या हाँ जी मैम आप मुझे बताओ कि महिलाओं के क्या मुद्दे रहते हैं, महिलाएं किसे पसंद करती हैं और क्यों? महिलाएं मोदी जी को पसंद करती हैं। हाँ बिल्कुल, हो गया। आप बताइए कि आपने क्या सोचकर वोट दिया है? जी, हमने ये सोच के वोट दिया है कि जो हमारे हिंदुस्तान के लोगों की नब्ज को पहचानता है उसी को ही वोट हमें देना चाहिए। जो आतंकवादियों से मिलके और उनके ग्रुप बनाते रहते हैं, उनको लिए मुश्किल है। हाँ बिल्कुल। चलिए, चुनाव देश का नहीं है, लेकिन जो वोटर्स का अपना जो रुझान है अनुज, वो कहीं ना कहीं हर मतदाता का अपना अलग अलग होता है। अनुज जी, सवाल आपसे, आपने एक लंबा अनुभव आपके पास है चुनावी कवरेज का। क्या लगता है कि वोटर्स, क्या नगर निगम का जो चुनाव होता है, विधानसभा का जो चुनाव होता है, संसद का जो चुनाव होता है, क्या दिमाग में चल क्या रहा होता है? क्योंकि अभी जिस तरीके से हम 2-3 मतदाताओं को सुन रहे हैं, तो वो जो बात कर रहे हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे देश का चुनाव हो। मतदाताओं के मन में आखिर चलता क्या है जब वो, क्या अपने उम्मीदवार को देखते हैं, क्या वो अपने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का चेहरा देखते हैं? चलता क्या है अनिरुद्ध जी उनके मन में? देखिए अनूप, ये बात समझनी होगी कि धीरे धीरे जैसे जैसे लिटरेसी बढ़ रही है, साक्षरता बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी का स्थान बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक ग्लोबल तरीके से मतदाता सोचने की कोशिश करने लगा है। मैं आपको बताऊं कि देखिए, अभी भी जातीय समीकरण कहीं ना कहीं काम करते हैं, सांप्रदायिक समीकरण काम करते हैं, लेकिन पिछले अगर आप तमाम जो मतदाताओं ने वोट डाला है, अगर आप उनकी बात सुने तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति के मन में विकास की एक भूख है, सुरक्षा की भावना मन में आए, इसकी एक भूख दिखाई दे रही है। लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा देश भी जो है उन तमाम देशों की कतार में खड़ा हो जो कि डेवलप्ड कंट्रीज कहलाते हैं। तो अब यूपी एक बहुत बड़ा पार्ट है इस पूरे देश का, सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ के जो तमाम मतदाता है वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमको एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो विकास करता हो, हमें ऐसा एक नेता चाहिए जो उनकी विकास की जो भूख है उसको शांत कर सकता हो। तो देखिए, तमाम लोगों ने जो है जिंदगी बहुत ढेर सारी कठिनाइयां देखी हैं, लेकिन अब लोग चाहते हैं कि विकास हो। लेकिन फिर भी ये जो बात आपने कही थी कि नगर निगम का चुनाव हो, चाहे देश का चुनाव, पार्लियामेंट का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, ले देकर के मुद्दे फिर वही आ जाते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी हम अपने देश में इसकी बात कर रहे हैं कि हमारे इलाके में बिजली नहीं है, हमारे इलाके में पानी नहीं है, हमारे इलाके में सड़क नहीं है, हम लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बिल्कुल। और तब जबकि ये पूरा जो चुनाव है ये
विकास के नाम पर ही लड़ा जा रहा है। प्रभात त्रिपाठी, सवाल आपसे है। यही चुनाव नहीं है, यही चुनाव नहीं है। आप जितने भी चुनाव उठा करके देख लेंगे, नेता सब सारे लोग यही वादा करते हैं, लेकिन यही वादे लोग पूरे नहीं करते हैं। बाकी सारे काम करते हैं, लेकिन अपने द्वारा किए गए वादे पूरे कभी नहीं करते। वादे पूरे नहीं होते। प्रभात त्रिपाठी, सवाल आपसे यही है कि एक लंबा अनुभव आपके पास भी है और आप समझ रहे हैं उस चीज को कि हर चुनाव में वादे किए जाते हैं और 2014 के बाद से हर चुनाव में मुद्दा विकास का प्रमुखता के साथ छाया रहा। तमाम मुद्दे उसके सामने गौण हो गए हैं। क्या लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिन 15 जिलों की 73 सीटों पर मतदान हो रहा है और विकास का मुद्दा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चेहरे के साथ बीजेपी ने सामने रखा है, विकास का ही एक अलायंस कमोवेश अखिलेश यादव और कांग्रेस ने मिलकर बनाने की कोशिश की है, मायावती ने लॉ एंड ऑर्डर का मसला उठाया है। क्या लगता है इन 73 सीटों पर मुद्दा क्या रहेगा? क्या ऐसा मुद्दा है जिसको देखते हुए यहां का मतदाता वोट करेगा? और यहां के जातीय समीकरण को देखते हुए हम आपसे समझना चाहते हैं। देखिए अनूप जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। आज ये 2017 का जो विधानसभा चुनाव है, ये सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के लिए एक बहुत ही निर्णायक चुनाव है, क्योंकि इसमें कुछ पार्टियां जो धरातल पे खत्म हो गई थी 2014 के चुनाव में, जिसमें एक परिवार के 5 लोग जीते थे और एक पार्टी को तो खाता भी नहीं खुला था, और 73 सांसद जिता के मोदी जी के चेहरे के नाम पे एक लोकसभा में मोदी जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो पिछले 3-4 दशक से लगातार एक जातिगत आधार पे और धर्म के आधार पे चुनाव लड़ा जाता है। और जहां पे पहले फेज का चुनाव आज हो रहा है, सबसे पहले तो मैं मतदाताओं को धन्यवाद दूंगा कि लोकतंत्र के इस पर्व में मतदाता सरकार किसी की बने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी बने या बीएसपी की या सपा की, लेकिन मतदाता जिस तेजी से अपने मत का प्रयोग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मतदाता को एक जागरूक हुआ है कि हम अब सरकार को बदलेंगे और निर्णायक भूमिका में। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में जो कहीं जाट की बात हो रही है, कहीं दलित मुस्लिम उसकी बात हो रही है कि आखिर मतदाता के मूड में क्या है। मतदाता जब भारी मतदान करता है तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं या तो राष्ट्रीय पार्टी को फायदा मिलता है या कोई सत्ता के खिलाफ, सत्ता को बदलने के लिए एक दूसरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। तो ऐसे में ये निर्णायक जो मतदान है, ये आज मतदान भारी मतदान शाम तक 5 बजे तक मुझे अनुमान है 70-75% वोटिंग हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में मतदाता को धन्यवाद, निर्वाचन आयोग को धन्यवाद और मीडिया को भी धन्यवाद। नरेंद्र श्रीवास्तव, क्या लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अभी ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि अजीत सिंह की, क्या लगता है कि वाकई अजीत सिंह के लिए ये चुनाव करो या मरो का चुनाव? बहुत कोशिश हुई और कहीं ना कहीं गठबंधन में फिट किए जाने की, लेकिन अजीत सिंह फिट नहीं हो पाए और अब अजीत सिंह लगातार ये बात कर रहे हैं कि चुनाव के बाद मैं उस पार्टी के साथ खड़ा रहूंगा जो बीजेपी को हराने का काम करेगी। लौटेंगे आपके पास, सवाल उठाएंगे आपसे, लेकिन उससे पहले यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है और आम हो या खास सभी मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। 6 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। पंकज सिंह, महेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा, हुकुम सिंह, मृगंगा सिंह जो कि हुकुम सिंह की बेटी हैं, और हाजी अलीम मतदान करने पहुंचे हैं, मतदान कर दिया है। और ये वो खास लोग हैं या कहें कि वो खास सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर है, वीआईपी सीट इसे माना जा रहा है। और नरेंद्र जी, लौटूंगा आपके पास। सवाल यही है कि अजीत सिंह के लिए क्या वाकई करो या मरो की स्थिति है? नरेंद्र जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज मुझे मिल रही है जी। नरेंद्र जी, सवाल यही है कि क्या वाकई अजीत सिंह के लिए यह चुनाव करो या मरो का चुनाव है? क्योंकि विधानसभा चुनाव यह है और इसमें 350-400 सीटों पर अपने उम्मीदवार अजीत सिंह ने खड़े कर दिए हैं। और जो पिछला लोकसभा चुनाव रहा उसमें जाटों का समर्थन नहीं मिला, जाटों ने शायद हिंदू बनकर वोट किया था, इस बार शायद जाट बनकर वोट करना चाहते हैं। क्या लग रहा है कि वाकई अजीत सिंह के सामने सभी सीटों पर चुनाव लड़ना यह मुनाफे का सौदा है या गठबंधन में होते तो ज्यादा फायदे का सौदा होता? अजीत सिंह के लिए तो वास्तव में एक करो मरो का मामला है। अगर अजीत सिंह को इसमें सीटें नहीं मिलती, अजीत सिंह को जो भी सीटें मिलेंगी वो फर्स्ट और सेकंड फेज में मिलेंगी मैक्सिमम।
अगर अजीत सिंह इस फेज में फेल होते हैं तो उनके लिए तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो जाएगी। गठबंधन में उन्होंने शामिल होने की बहुत कोशिश की, कई लोगों से हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन उनके ऊपर राजनीतिक विश्वासघात का आरोप जबरदस्त लगता है। वो किसी के साथ ठहरते नहीं, जिसके साथ उनको जगह मिलेगी, जहां सत्ता मिलेगी वहां सवाल तो नरेंद्र जी ये कि अब मतदाता ठहरेगा या नहीं ठहरेगा। जाट वोटर है जिस पर उनका ये माना जाता है कि एक अच्छा प्रभाव है चौधरी चरण सिंह के जमाने से, वो उनकी बात मानेगा या नहीं मानेगा। यहां बात अजीत सिंह की तो अब हो ही नहीं रही कि अजीत सिंह कितने विश्वसनीय नहीं है। अब तो सवाल यह है कि उनका मतदाता उनके लिए कितना विश्वसनीय है। मुझे लगता है देखिए, नई पीढ़ी का सोचने का ढंग बदला है। अच्छा अनूप जी, नई पीढ़ी का सोचने का ढंग बदला है। नई पीढ़ी जो है वो विकास को भी तरजीह दे रही है जाति के साथ। जाति तो है उसमें, इसमें कोई फटबट नहीं है, लेकिन नई पीढ़ी डेवलपमेंट को भी इशू बनाती है। नई पीढ़ी का सोचने का नजरिया बदला है। अगर नई पीढ़ी का उनको साथ मिला तो वो कुछ कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता है। अगर कुछ साथ नहीं मिला तो मुश्किल होगा उनके लिए। चलिए अनिरुद्ध जी, क्या एक स्थिति ये बन सकती है क्या चुनाव, हालांकि बहुत जल्दबाजी है ये सवाल, लेकिन अजीत सिंह की ही बात से अगर हम बात निकालें तो कई बैठकों में अजीत सिंह कहते आए हैं, इंडिया वॉइस ने भी जब बातचीत की तब भी उन्होंने यही कहा था कि मैं बीजेपी की सरकार नहीं बनने दूंगा। तो क्या जो गठबंधन चुनाव से पहले नहीं हो पाया अखिलेश यादव और कांग्रेस के साथ, वो गठबंधन की तस्वीर अजीत सिंह जो है चुनाव के बाद भी देख सकते हैं, या फिर अजीत सिंह जहां उनको फायदा मिलेगा वहां चले जाएंगे? नहीं, ये देखिए, अजीत सिंह का जो पहले का इतिहास रहा है वो निश्चित तौर पर यही है कि जहां पर उनको फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा वो उनके साथ ही जाएंगे। जैसा देखिए नरेंद्र जी अभी बात ये कह रहे थे कि जो उनका अतीत है वो विश्वासघात वाला रहा है और इसीलिए शायद वो किसी गठबंधन में शामिल नहीं हो पाए। उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत दरवाजों पर गए। एक बात और भी है, जैसा अभी हमारे तमाम जो दूसरे विशेषज्ञ बात कह रहे थे, नई पीढ़ी की सोच बदली है, वोट करने का उसका ढंग बदला है। भले ही उसके दिमाग में तमाम मुद्दे रहते हों, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये बात जरूर सोचता है कि आखिर जिसको हम वोट देंगे वो विकास कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। देखिए, पहला ये चुनाव ऐसा हो रहा है 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार इसलिए बनी क्योंकि उन्होंने विकास का एक गुजरात मॉडल लोगों के सामने रखा और कहा कि जैसे गुजरात का विकास किया है वैसे ही पूरे देश का विकास करेंगे। गुजरात किसी ने हो सकता है ना देखा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके विकास के मॉडल पर लोगों ने विश्वसनीयता दिखाई और नरेंद्र मोदी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। अखिलेश यादव भी सारे मुद्दों को गौड़ करके केवल एक ही बात कह रहे हैं कि डेवलपमेंट के नाम पर वोट दीजिए और हम केवल डेवलपमेंट के वादे के साथ में इस चुनाव में जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है राजनीति का, जहां पर हम तमाम दूसरे मुद्दों को गौड़ करके सिर्फ अगर विकास के मॉडल को लेकर के हम चुनाव में लोग जा रहे हैं। इस बार का क्या बीते कई चुनाव जो गए हैं अनिरुद्ध जी, उसमें जो एजेंडा रहा है, जो चेहरा इस बार रहा है वो विकास ही रहा है। रुक करेंगे अनुज का। अनुज, आप चुनावी रथ लेकर इंडिया वॉइस का उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में आप गए और जब गठबंधन बन गया उसके बाद भी आपने तमाम जिलों पर जाकर लोगों के मन टटोले और कोशिश की कि आखिर उनके मन में चल क्या रहा है। क्या वाकई अखिलेश यादव, कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी, क्या वाकई यूपी को यह साथ पसंद है? क्या समझ में आ रहा है? वोटर्स क्या राय रखते हैं यूपी के इस साथ को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए सुबह से भी तमाम मतदाताओं से बात हुई है। इस चुनाव से पहले भी जब तमाम जिलों का दौरा किया मैंने तो उसमें भी कई लोगों से बात हुई है। लोग अखिलेश की बात कर रहे हैं, लोग समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई बहुत ज्यादा वजूद नजर नहीं आ रहा है। जहां तक गठबंधन का सवाल है तो मोटो साफ था गठबंधन के पीछे। जो सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा थी कि अल्पसंख्यक वोट बैंक समाजवादी पार्टी से बीएसपी में शिफ्ट हो रहा है, उसे रोकने की कवायद थी। और जो अभी तक जो हमारी बात हुई है तमाम लोगों से, उसमें कहीं ना कहीं जो मोटो था उसमें सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अब हालांकि अंतिम फैसला जनता को करना है, लेकिन इतना जरूर तय है कि अल्पसंख्यक वोट बैंक को रिझाने में कम से कम कामयाब रहे हैं। जहां तक और मुद्दों की सवाल है तो अजीत सिंह के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय राजनीति में जो कुछ मौका परस्त राजनेता है उसमें सबसे पहले नाम अजीत सिंह कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। और गाहे बगाहे तस्वीरें सामने आती भी रही हैं। प्रभात त्रिपाठी जी, सवाल आपसे बड़ा सीधा सा सवाल है और सवाल यह है कि आखिर क्या जरूरत आन पड़ी अखिलेश यादव को कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करना पड़ा? ये अपने आप में एक अलग सवाल है और इसके जवाब गाहे बगाहे दोनों नेता मंच पर बैठकर देते रहे। लेकिन सवाल अब इसमें यह निकलकर खड़ा होता है, ये फायदा किसे होगा इस गठबंधन से? क्या ये गठबंधन समाजवादी पार्टी को कई सीटों पर फायदा दिलाएगा या इससे ज्यादा मुनाफा कांग्रेस को होता हुआ लग रहा है, जो कि अभी तक 30 का आंकड़ा नहीं पार कर पा रही है यूपी में?
नहीं, बिल्कुल अनूप जी, आपने सही सवाल किया। सवाल इस बात का है कि आज मुलायम सिंह ने एक बार कहा था, देखिए मुलायम सिंह सपा और कांग्रेस का एक वोट सिमिलर वोट है, मुस्लिम वोट, और उसी से समाजवादी पार्टी अभी तक 1 दशक 1.5 दशक से सत्ता में है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के पास पहले मुसलमान वोट आता था। अखिलेश ने स्वच्छ छवि के साथ विकास मॉडल को आगे ले जाके, और अखिलेश का चेहरा एक निर्विवाद है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति में मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण ना हो और कांग्रेस के साथ 2017 में खड़ा हो जाना समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत ही बड़ी एक स्थिति है, क्योंकि मुलायम सिंह के लिए लेकिन प्रभात जी, कांग्रेस की तो अपनी जमीन इतनी कमजोर है। सवाल तो यही है ना कि कई सीटें तो ऐसी हैं जहां कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार वहां उतारे हैं, तो फायदा क्या होगा उस लिहाज से, जिस लिहाज से अखिलेश यादव ने कोशिश की है कि जो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है, जो मुस्लिम वोट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो मुस्लिम वोट बंटे ना, बहुजन समाज पार्टी में ना जाएं, इसलिए कांग्रेस को अपने साथ लिया। मुनाफा क्या लग रहा है अखिलेश यादव को उतना होता हुआ नजर आ रहा है जिसकी परिकल्पना कहीं ना कहीं दिमाग में अखिलेश यादव की थी? हो गया तो अल्टीमेटली कांग्रेस का लक्ष्य 2019 लोकसभा चुनाव है, और कांग्रेस को फायदा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो ऑलरेडी समाजवादी पार्टी के पास है, और उनका वोट बैंक ट्रांसफर नहीं होना है। समाजवादी पार्टी से अगर मुस्लिम मतदाता अगर जरा भी कांग्रेस की तरफ चला गया, तो यही राहुल गांधी की एक पूरी योजना है कि हमें 2017 तो उन्होंने छोड़ दिया, 2019 में हमें मोदी को टक्कर देनी है और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देनी है। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी, चलिए ये बहस का अलग विषय है कि बिहार में नीतीश कुमार के पीछे, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के पीछे खड़े होकर राहुल गांधी किस तरीके से सामने से मोदी से टक्कर ले सकते हैं, यह बहस का अलग विषय है। नरेंद्र श्रीवास्तव, मुसलमानों को लेकर के कहीं ना कहीं ये पूरी स्ट्रेटजी बनाई गई है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक हुए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का ऐलान हुआ है, और निशाने पर यह है कि मुसलमान जो हैं या मुस्लिम वोट बैंक है वो बटे ना बसपा में। लेकिन अब जबकि बहुजन समाज पार्टी भी दलित और मुसलमानों का गठजोड़ के साथ चुनाव लड़ रही है, अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं इस बात को एडजस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे समीकरण बनाए जाएं कि मुसलमान समाजवादी पार्टी के पाले में ही रहें। ऐसे में जब इमाम बुखारी, जो कि पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ खड़े थे, मुलायम सिंह यादव के साथ मंच साझा कर रहे थे और मंच से ऐलान किया था कि समाजवादी पार्टी के साथ मैं खड़ा हूं और इनके पक्ष में वोट दीजिए, इस बार वो बहुजन समाज पार्टी के बारे में यही बातें कहते हैं। क्या ऐसे धर्म गुरुओं के या ऐसे शाही इमाम जब इस तरह की बातें करते, क्या कुछ फर्क पड़ता है मतदाताओं पर इस तरह के फतवों का? मौलानाओं के और फतवों का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरा मानना है कि मुस्लिम मत वही जाएगा जहां पर जो कैंडिडेट बीजेपी को हरा रहा होगा, मुस्लिम मत उसी पर चला जाएगा, वो चाहे गठबंधन का। जी, चलिए नरेंद्र, लौटेंगे आपके पास। सवाल अनु शुक्ला आपसे, फिलहाल आपके साथ कुछ लोग खड़े होंगे, उनसे जरा समझने की कोशिश करिए। वही सवाल है कि इस बार का चुनाव ये विधानसभा का चुनाव है, मुख्यमंत्री को चुनने का चुनाव है, और क्या इसमें देश से जुड़े हुए मुद्दे भी ध्यान में रखे जाते हैं या वही छोटे छोटे मुद्दे जो गली कूचे और सुरक्षा, इन तमाम मसलों को देखकर मतदाता वोट डालते? जरा एक बार समझिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कुछ मतदाता हमारे साथ है, उनके लिए चलना पड़ेगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा आप पैन करके लोगों को समझाएं कि यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ, वो जुड़ रहे हैं चूंकि मतदान करके निकल रहे थे। सर, आप सबसे पहले बताइए, आप मतदान करके आए हैं, नोएडा विधानसभा की इक्वेशन क्या कहती है, मतदाताओं के दिमाग में क्या है, आखिर वोट किसे दिया जा रहा है? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा किसको दिया जाए, जिसका मन है उसको दिया जाए, मैं ये कहूँगा। ये नहीं कहूँगा किसको दिया जाए, ये जिसका मन है उसको दिया जाए। बिल्कुल सही बात है, गुप्त एक मतदान होता है, लेकिन क्यों दिया जाए, दिमाग में क्या चलता है और क्या सोच कर वोट देते हैं आप? वो तो हमारा मौलिक अधिकार है वोट देने का। हाँ बिल्कुल, मैम आप बताइए कि महिला क्या सोचकर वोट देती है? यहाँ पर विकास मुद्दा रहता है या फिर वही जातिगत राजनीति पे अभी भी चल रही है? कोई जातिगत राजनीति नहीं रहता। मैं तो फौजी की औरत हूँ, लेकिन मैं ये सोचती हूँ घर का मुखिया स्ट्रांग होएगा तो नीचे सारा कुछ डिसिप्लिन में चलेगा। चलिए, मुद्दे अनुज वही है सवाल कि आखिर किसी भी तरीके का चुनाव हो, लेकिन जो मतदाता है उसके मन में वो सब कुछ चलता है, वो सारे सवालों के जवाब जानना चाहता, वो हर समस्याओं का समाधान जानना चाहता, और शायद इस वजह से
इस विधानसभा चुनाव में भी नगर निगम से लेकर के और संसद स्तर तक के जो चुनाव होते हैं वो तमाम मुद्दे छाए हुए हैं और ये मतदाताओं के मन में। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका, और आप खबर पर लगातार नजर रखें, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। नरेश श्रीवास्तव लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार जुड़े, आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार आएंगे और इंडिया वॉइस पर यह विशेष कवरेज लगातार जारी, आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए इंडिया वॉइस। बनाओ